सो वेलकम वॉचर्स, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है, जिसका नाम है द मैस्क्यूस एट हॉकिंस लैब। तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड 7 की शुरुआत ठीक पिछले एपिसोड जहाँ छूटा था वहीं से होती है, जहाँ स्टीव अपसाइड डाउन दुनिया में पहुंच चुका है और यहाँ पर उसके ऊपर क्रीचर्स हमला कर रहे होते हैं। यहीं नैन्सी, एडी और रॉबिन ये सब भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जहाँ वो उन क्रीचर्स को मारते हैं और यहाँ पर स्टीव को बचाते हैं। मगर हम देख सकते हैं कि स्टीव काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है, उन क्रीचर्स ने उसे काफ़ी ज़्यादा घायल कर दिया है। मीनवाइल हमें ये भी पता चलता है कि उस एजेंट ने लेफ्टिनेंट सुलेवान को 11 की लोकेशन बता दी है। अब हम बात करें सैम की, तो यहाँ पर सैम डॉक्टर मार्टिन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है बिकॉज वो 11 की इस हालत को नहीं देख पा रहे होते हैं। वो उसे डरा सहमा हुआ इस तरह से परेशान नहीं देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर उनके पास अब टाइम भी नहीं रह गया है, इसीलिए डॉक्टर मार्टिन लास्ट चांस लेते हैं और वो उसे समझाते हैं कि तुम्हें अपनी मेमोरीज से डरना नहीं है, वो तुम्हारी है और उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बिना तुम उन्हें एक्सेप्ट किए अपनी पावर्स को वापस नहीं पा सकती हो। अब यहाँ पर ये दोबारा से उस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पर एक खास क्लिप उठाई होती है, खास सीसीटीवी फुटेज उठाया होता है, जिसमें उन सभी मौतों का राज छुपा हुआ है कि उन बच्चों की डेथ कैसे हुई, या 11 ने उन्हें मारा और अगर मारा तो क्यों मारा। इसके बाद आए मैक्स, डस्टिन और लूकस की तरफ। तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें पकड़ लिया है और उनके घर ले गए हैं। यहाँ पर वो और उनके पेरेंट्स दोनों ही इन सभी से इन चीज़ों के बारे में पूछने लगते हैं, मगर यहाँ पर वो उन्हें कुछ नहीं बताते हैं और घुमा फिरा करके ऊट पटांग से ही जवाब देते हैं। तो अब यहाँ पर सच पता लगाने के लिए वो ऑफिसर मैक्स को अकेले इन्वेस्टिगेट करने के लिए ले जाते हैं। अब आए अपसाइड डाउन दुनिया में, तो यहाँ पर नैन्सी इन सभी से ये कहती है कि उन्हें यहाँ से किसी तरह से निकलना चाहिए और उसके घर चलना चाहिए, बिकॉज उसके घर में वहाँ पर गन्स रखी हुई हैं जिसकी हेल्प से वो वेक्ना को ख़त्म कर देंगे। और अब ये सभी नैन्सी के घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में एडी स्टीव से कहता है कि डस्टिन हमेशा ही उसकी तारीफ करता रहता है और जब वो पानी में गिर गया था तब नैन्सी ने बिना कुछ सोचे समझे उसके लिए पानी में वो कूद गई थी। इसके बाद वो सभी भी उसके पीछे पीछे पानी में आ गए और अब ये लोग बातें करते करते नैन्सी के घर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम 11 की मेमोरीज में पहुंच जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि डॉक्टर मार्टिन को नंबर 2 ने जो भी किया है वो पता चल चुका है, इसीलिए वो उसे पनिश करते हैं। इसके बाद आए रियल वर्ल्ड की तरफ, तो यहाँ पर एरिका समझ चुकी थी कि क्या हो रहा है, इसीलिए वो डस्टिन और लूकस को सच बताने को कहती है, जिस पर डस्टिन उसे सब कुछ सच बता देता है और यहाँ पर वो ये भी कहता है कि नैन्सी और बाकी सभी अपसाइड डाउन के उस वाटर गेट के थ्रू नहीं गए होंगे। जिस पर एरिका ये सवाल करती है कि वो दरवाज़ा खोला किसने। इस बात पर डस्टिन का दिमाग चलता है और वो कहता है कि पिछली 2 बार भी दरवाज़ा अपने आप नहीं खुला था, एक बार 11 ने खोला था और एक बार रशियंस ने, यानी कि दरवाज़ा अपने आप नहीं खुलता है। तो वो एक थ्योरी बनाता है और कहता है कि जिस जिस जगह पर वेक्ना किसी को मारता है तो वहाँ पर वो एक पोर्टल खोल देता है। इसी बीच हम उनके घर के दरवाजे की लाइट को देखते हैं जो कि फ्लिकर करने लगती है, यानी कि अपसाइड डाउन वाली दुनिया से कोई इनके घर के अंदर आ रहा है, जहां हम अपसाइड डाउन वाली दुनिया में देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं नैन्सी और बाकी सभी हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पहुँचकर नैन्सी अपनी गन्स को ढूंढने लगती है, मगर वो उसे यहाँ पर नहीं मिलती है और अपनी डायरी से उसे मालूम चलता है कि किसी कारण अपसाइड डाउन दुनिया 6 नवंबर 1983 में फ्रीज हो चुकी है और ये वही डेट है जब विल गायब हो गया था। साथ ही यहाँ पर हम स्टीव को देखते हैं जिसे डस्टिन की आवाज़ सुनाई देती है और नैन्सी को याद आता है कि जब विल यहाँ पर फंसा हुआ था तो वो लाइट की हेल्प से अपनी मॉम से बात करता था। तो वो भी यहाँ पर ऐसा ही करती है, जहाँ एरिका लाइट को नोटिस कर लेती है और डस्टिन उनके मैसेज को समझ जाता है और वो कहता है कि ये लोग कितने बेवकूफ़ हैं जो कि वाटर गेट से अंदर चले गए। मीनवाइल हम मरी और जॉयस को देखते हैं जो कि उस प्रिजन में पहुंच चुके हैं। बात करें 11 की, तो यहाँ पर वो हेल्पर आता है और उसे बताता है, 11 को बताता है कि नंबर 2 ठीक होने के बाद अपने दोस्तों के साथ आएगा और उसे मार डालेगा और ये सब कोई और नहीं उसके पापा यानी कि डॉक्टर मार्टिन करवा रहे हैं।
जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उससे हेल्प मांगने के लिए कहती है, जहाँ वो उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि कल इस समय तुम यहाँ से भाग करके मेरे पास आ जाना। वापस आए डस्टिन की तरफ तो यहाँ पर डस्टिन ने नैन्सी और बाकी सभी से कांटेक्ट करने का रास्ता ढूंढ लिया है, जहाँ नैन्सी डस्टिन को ये बताती है कि वो अपसाइड डाउन दुनिया में फंस चुके हैं और जिस पोर्टल से वो लोग आए थे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है और वो वहाँ से नहीं आ सकते हैं। जिस पर डस्टिन उन्हें अपनी थ्योरी बताता है कि किस तरह से वेक्ना जिस जिस जगह पे लोगों को मारा है वहाँ पर उसने एक एक पोर्टल खोल दिए, इसीलिए वो इन सभी को एडी के ट्रेलर पे पहुँचने को कहता है। जिसके बाद ये दोनों ही टीम अपनी अपनी दुनिया से एडी के ट्रेलर पर पहुँचने के लिए निकल जाती है। इसके बाद हम 11 को देखते हैं, जहाँ वो बीमारी का नाटक करके वहाँ से निकल जाती है और मौका पाते ही उस कार्ड का इस्तेमाल करके हेल्पर की बताई हुई जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पहुंचकर हेल्पर उसे एक टनल दिखाता है और कहता है कि वो यहाँ से निकल सकती है। मगर 11 जब उसे अपने साथ चलने को कहती है तो वो बताता है कि वो यहाँ से नहीं जा सकता है बिकॉज़ डॉक्टर मार्टिन यानी उसके पापा ने उसकी गर्दन में एक डिवाइस लगा रखा है, जिसके चलते वो उसे कमज़ोर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वो उसे ट्रैक भी कर सकते हैं। इसी बीच हम हॉपर को भी देखते हैं, जहाँ पर उन रशियन ऑफिसर्स ने इनके ऊपर रमी गॉर्गन को रिलीज़ कर दिया है, जिससे हॉपर बड़ी मुश्किल से लड़ता है और उससे बचता है, जहाँ पर उसकी हेल्प मरी और जॉयस ने भी की होती है। मीनवाइल 11 उस हेल्पर के गले से उस डिवाइस को निकाल देती है, लेकिन तब तक यहाँ पर कुछ गार्ड्स भी पहुँच जाते हैं, जिनसे बचते हुए ये लोग भागने लगते हैं। लेकिन जब ये चारों तरफ से घिर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो हेल्पर उन्हें मार डालता है और यहाँ पर उसके पास भी 11 जैसी ही पावर है, जिसके बाद वो उसे एक रूम में ले जाता है और उसे वहीं रहने को कहता है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि जिस इंसान की जिस नंबर 1 की वो बात कर रहा था वो कोई और नहीं, वो खुद है। आगे हम नैन्सी और बाकी सभी को देखते हैं जो कि एडी के ट्रेलर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो डस्टिन की मदद से वहाँ से बाहर भी निकलने लगते हैं, लेकिन इतने में ही नैन्सी वेक्ना से परेशान हो जाती है और उसे अपने सामने अपनी मरी हुई दोस्त बॉब दिखाई देती है। यहीं पर सीन शिफ्ट होकर 11 की तरफ आता है, जहाँ पर वो उस रूम के अंदर होती है और उसे बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है, जिसके चलते वो वहाँ से बाहर निकलती है और उसे चारों तरफ मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, जो देख करके वो काफ़ी घबरा जाती है। और जब वो रेनबो रूम में पहुँचती है तो उसे मालूम चलता है कि इन्हें किसी और ने नहीं, नंबर 1 ने ही मारा होता है। अब यहाँ पर नंबर 1 11 को अपने सामने देखकर उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, जहाँ पर वो बताता है कि हम जैसे डिफरेंट लोगों को दुनिया एक्सेप्ट नहीं करती है। इसके बाद वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि नैन्सी भी अपने विजन में इसी स्टोरी को सुन रही होती है, जिससे हमें ये तो क्लियर हो जाता है कि वेक्ना और नंबर 1 ये दोनों एक ही पर्सन है और इनका रिलेशनशिप विक्टर से क्या है तो विक्टर इनका फादर है। आगे वो ये भी बताता है कि जब वो लोग इस नए घर में शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पर उसे ब्लैक विडो नाम की मकड़ियों का घर मिला था, जिन स्पाइडर्स को देख कर के सभी लोग डरते थे, वो उन्हें देख कर के बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट होता था, बिकॉज़ मकड़ियाँ हमेशा ही वीक क्रीचर्स को अपना शिकार बनाती हैं और इस इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखती हैं इन वीक क्रीचर्स को मार करके। और इसके उलट ह्यूमंस हमेशा ही इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। साथ ही यहाँ पर हमें उसके क्लॉक के ऑब्सेशन के बारे में भी पता चलता है, बिकॉज़ उसे हमेशा ही एक जैसा काम करना नहीं पसंद था, क्योंकि एक जैसा काम करना यानी कि एक ही जैसी लाइफस्टाइल को करना नहीं पसंद था, बिकॉज़ ह्यूमन लाइफ इसी तरह से चलती है कि वो आते हैं, जन्म लेते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं और इस बीच वो बहुत सारे चीज़ों को, स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जिसके चलते इकोसिस्टम ख़राब होता है एंड फाइनली वो इस इकोसिस्टम को बर्बाद करके खुद भी मर जाते हैं। तो ये चीज़ उसे बिल्कुल नहीं पसंद थी। साथ ही उससे उस क्लॉक से ऑब्सेशन, उस ग्रैंडफादर क्लॉक से ऑब्सेशन इसलिए भी था क्योंकि उसने सबसे पहले अपनी पावर्स का इस्तेमाल उसी क्लॉक पे किया होता है और जो जानवर विक्टर को मरे हुए मिलते थे वो किसी और ने नहीं, नंबर 1 ने ही मारे होते हैं। यहाँ पर वो ये भी बताता है कि उनके पेरेंट्स एक लायर थे, बिकॉज़ वो दुनिया के सामने तो अच्छा बनने का नाटक करते थे, मगर उन्होंने बहुत सारी टेरिबल चीज़ें की हुई थी, इसीलिए उसने उन्हें आईना दिखाया था, यानी कि वो विजन्स दिखाए थे, जिस कारण उसके फादर को ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें कोई डीमन कर रहा है। अगर उसकी मदर को उस पर शक हो गया था और वो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाने वाली थी, इसी कारण से उसने सबसे पहले अपनी मॉम को मार डाला
और यहाँ पर वो ये भी बताता है कि हर मौत के साथ उसे ऐसा फील होता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जा रहा है और जो लोग मर चुके हैं वो उसी का एक हिस्सा बन गए हैं। मगर यहाँ पर वो था तो एक बच्चा ही, इसीलिए वो अपनी पावर्स की लिमिट्स को नहीं जानता था। इस कारण वो मरते मरते बचता है और इन सभी मौत का इल्ज़ाम विक्टर पे लगता है, जिस कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पर नंबर 1 जब कोमा से होश में आता है तो वो खुद को डॉक्टर मार्टिन के पास पाता है और यहाँ पर वो डॉक्टर मार्टिन से भागने की भी कोशिश करता है मगर वो नहीं कर पाता है। इधर हमें पता चलता है डॉक्टर मार्टिन की लालच के बारे में कि वो यहाँ पर नंबर 1 को कंट्रोल करना चाहते थे और वो कंट्रोल नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो इस जैसे और भी बच्चों को जन्म देंगे। इसी कारण यहाँ पर 11 का जन्म होता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट समय में आता है और नंबर 1 11 से कहता है कि ये दुनिया उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगी, इसीलिए तुम मेरे साथ मिल जाओ। मगर यहाँ पर 11 उसे मना कर देती है और वो उसे अपनी पावर से दूर ढकेल देती है, जिस पर नंबर 1 को भी यहाँ गुस्सा आ जाता है और वो 11 को हवा में लटका देता है, जहाँ वो उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी 11 अपनी मेमोरीज़ में चली जाती है, जहाँ वो खुद का जन्म होते हुए देखती है और यहाँ पर उसकी मॉम उसे जेन नाम से बुलाती है, जिसको सुन करके वो प्रेजेंट समय में अपने हैंड्स को लिफ्ट करती है और यहाँ पर वो नंबर 1 को दीवार की तरफ अपनी पावर से ढकेल देती है और वहीं चिपका देती है और वो ज़ोर से चीखती है, जिस कारण वो उस दीवार को चीर डालती है और यहाँ पर अपसाइड डाउन दुनिया का दरवाज़ा खोल देती है, जिसमें नंबर 1 खींचा चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से नंबर 1 उस दुनिया में गिरते गिरते वेक्ना में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है, यानी कि स्ट्रेंजर थिंग्स सीज़न 4 का एपिसोड 7 और साथ ही वॉल्यूम 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। So hope you all enjoy this video, and if you did, so please hit that like button, do comments and share this video with your families and friends.